ये संविधान तब कहाँ मर गया था कि जब तरुण की 50 लोग मुसलमान इकट्ठा होकर के वहां उसकी लिंच कर रहे थे, हत्या कर रहे थे। बगल की खिड़कियों से और महिलाएं वहां से वीडियो बना रही थी, झांक रही थी, देख रही थी। क्या किसी ने चिल्ला करके विरोध किया? किसी का जवान बेटा उसकी हत्या की जा रही थी, उसके सर को खून से लाल किया जा रहा, सड़कों को लाल किया जा रहा था। तब नहीं सोचा कि मतलब कैसे हिम्मत हो गई कि देश की राजधानी में आपके मन में कहीं कानून नाम की कोई चीज है, कानून का भय नाम की कोई चीज है? आज आपको कानून दिखाई दे रहा है। अगर 50 लोगों ने इस आरोपी परिवार को पीड़ित बनाने की कोशिश की है तो 50 की स्टोरी नहीं है। कोई कह रहा है कि महिला को छेड़ा गया था, कोई कह रहा था मेरी बुआ तो सामान लेने गई, कोई कह रहा है कि साहब नहीं हमारा तो कोई मतलब नहीं था, पार्किंग की लड़ाई थी। मजे की बात देखिए, उसी में जो वीडियो जो जारी किया गया था उस महिला का, वो कह रही है कि नहीं तरुण की हत्या तो उसके भाई ने की है, क्योंकि उसके भाई ने हमारा आदमी समझ करके उसके सर पर लाठी मारी और उसकी मौत हो गई। अरे वाह, कमाल कर दिया। भाई ने भाई की हत्या कर दी और आरोप मुसलमानों पे लग गया। मतलब कुछ तो आंखों में शर्म होनी चाहिए। कम से कम स्क्रिप्ट ही बना रहे हो तो कम से कम ऐसी तो बना लो कि जिसे कोई चैलेंज ना कर सके, जिस पर कोई सवालिया निशान ना लगा सके, जिसको कोई झुठला ना सके। 15 दिन राहुल गांधी तरुण की हत्या पर चुप रहे। और किस तरुण की हत्या पर? जो दलित परिवार से आता है। यही प्रेरणा लेने के लिए गए थे कि तुम दिल्ली में अपने आवास से 20 किलोमीटर दूर उत्तम नगर में तुम पीड़ित परिवार से मुलाकात करने तक नहीं गए? मुलाकात छोड़िए, उसके पक्ष में उसके हक में आवाज उठाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए तुमने एक ट्वीट तक नहीं किया। हिंसा मुसलमानों ने की थी, उसकी कीमत तरुण के परिवार ने चुकाई है। राहुल गांधी के ट्वीट की एक अगली लाइन सुनिए। एक लड़के तरुण की जान चली गई। जान चली गई मतलब जान रखी हुई थी जो चली गई कहीं भी? कुछ तो शर्म होनी चाहिए राहुल गांधी जी। जान नहीं गई, उसकी जान ली गई थी। जान में मतलब मौत होना और हत्या में मतलब कोई अंतर नहीं है। फैक्ट्री में जाकर के वहां मजदूरों से क्या पूछते हो आप लोग? वहां के कामगारों से क्या पूछते हो आपकी जाति क्या है? लेकिन यहीं जब दिल्ली में ही एक दलित परिवार की जब तरुण की हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग कर दी जाती है, तब आपको वो दलित परिवार याद नहीं आता है? तब आप नहीं ध्यान देते हैं कि किस जाति समाज से वो आने वाला है? क्यों? नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। एक रिपोर्टर होने के नाते हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को कवर करते हैं और ग्राउंड पर जाकर के उसकी सच्चाई खोजने की और आप सबको बताने की हम कोशिश करते हैं। शायद ही ऐसा कोई हमारा दिन बीतता है कि जब हम ग्राउंड पर किसी खबर को कवर करने के लिए न जाते हों। लेकिन इस बीच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उस घटना के बीच में ऐसे क्षण होते हैं कि जिन्हें हम अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं कर पाते। आंखों से देखते तो हैं। अगर हाल ही का हम उदाहरण लें कि जो लोनी गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम सलीम वास्ते पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें ऐसे कई कहानियां थीं, ऐसे कई घटनाएं थी, उसमें कई ऐसी बातें थीं कि जो हम आपको नहीं दिखा पाए और ना दिखा सकते हैं, क्योंकि संवेदनशीलता होती है हर किसी विषय की और कुछ बाउंडेशन भी होती हैं, चाहे वो कानून के दायरे में हो, संविधान के दायरे में हो। इस बीच होली के दिन अचानक एक घटना आती है, हमें खबर मिलती है कि दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक नाम के एक युवक की पीट कर मुसलमानों की भीड़ ने हत्या कर दी। यह खबर वास्तव में हम सब के लिए हैरान करने वाली थी और कष्टदायक भी थी। इस बीच हम जब वहाँ जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं और लगातार इस घटना को कवर करते हैं, इससे जुड़े हुए पहलुओं पर हम देखते हैं। अगर व्यक्तिगत मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा, वहाँ का माहौल क्या देखा, वहाँ के दर्द को जो मैंने महसूस किया, आज मैं अपने उस व्यक्तिगत अनुभव को लेकर के आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उस दर्द को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और उस सच्चाई को भी मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे लेकर के आज एक बहस भी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हम इस घटना को लगातार कवर कर रहे थे और लगातार आज भी कवर कर रहे हैं। शायद अगर मैं कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा बार वहाँ पर उस ग्राउंड पर गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ के हालात देखे हैं, लोगों से बातचीत की है, पीड़ित कौन है, आरोपी कौन है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन इस बीच में अचानक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, वो भी किसके द्वारा? इस्लामिक इकोसिस्टम के द्वारा, जो हर घटना में करता है। मतलब जब आरोपी को ही बचाने का जब काम करता है, उसी को पीड़ित, बचाना छोड़िए, उसी को पीड़ित साबित करने की जो कोशिश की जाती है, उसकी एक पहली वीडियो सोशल मीडिया पर आती है। किसकी? आरोपी परिवार की, एक महिला की, पुरुष की नहीं। लड़ाई महिला की नहीं हुई थी। लड़ाई करने के लिए उस घर के जो मुस्लिम परिवार है, उसके घर के मर्द आए थे और जो भीड़ जो इकट्ठा होकर के मार रही, जो आपने वीडियो देखा है, जो वीडियो वायरल हुआ था, जब जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो एक मुसलमानों की जो भीड़ है वो लिंच कर रही है उसको, तरुण को, तो वो जो भीड़ है उसमें कोई भी महिला दिखाई नहीं देती है। लेकिन
कैमरे पर महिला आती है, मास्क पहन करके आती है ताकि फेस के एक्सप्रेशन शायद किसी को पता चले, किसी को ना पता चले। आंसू साथ लेकर के आती है, ना निकल रहे हो तो जबरदस्ती वो आंसू निकालने की कोशिश करती है। और दर्द क्या बता रही है? संविधान की दुहाई दे रही है। कौन से संविधान की? कि जिसके लिए पूरे दिन, पूरे 24 घंटे मुसलमान केवल एक ही बात चिल्लाता है कि इस देश में संविधान बचा ही नहीं है, इस देश में तानाशाही चल रही है, इसमें मोदी की तानाशाही चल रही है। आज उसी मोदी से उम्मीद की जा रही है, आज उसी मोदी सरकार से, आज उसी के शासन प्रशासन से उम्मीद कर रही है, और वो महिला संविधान की दुहाई देते हुए कहती है संविधान कहां गया? आंखों में शर्म होनी चाहिए। इस संविधान तब कहां मर गया था कि जब तरुण की 50 लोग मुसलमान इकट्ठा होकर के वहां मतलब उसकी लिंच कर रहे थे, हत्या कर रहे थे। बगल की खिड़कियों से और महिलाएं वहां से वीडियो बना रही थी, झांक रही थी, देख रही थी। क्या किसी ने चिल्ला करके विरोध किया? किसी का जवान बेटा उसकी हत्या की जा रही थी, उसके सर को खून से लाल किया जा रहा, सड़कों को लाल किया जा रहा था। तब नहीं सोचा कि मतलब कैसे हिम्मत हो गई कि देश की राजधानी में आपके मन में कहीं कानून नाम की कोई चीज है, कानून का भय नाम की कोई चीज है? आज आपको कानून दिखाई दे रहा है। हैरानी तो तब होती है कि जब अलग अलग तरीके से इसको एंगल दिया जाता है और आरोपी परिवार को ही पीड़ित बनाने की कोशिश लगातार की जाती है। कोई आदमी कह रहा है, एक और बात देखिए, इसमें गौर करने वाली बात देखिए, उस महिला के पहले वीडियो से लेकर के और आज तक जो वीडियो आए हैं, कम से कम 10 वीडियो सामने आए हैं, उसमें कम से कम 20 कट मैंने देखे हैं। और उससे भी अलग जो मुस्लिम हैंडलर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बनते हैं और जो इकोसिस्टम पूरा जो चलाते हैं, अगर 50 लोगों ने इस आरोपी परिवार को पीड़ित बनाने की कोशिश की है तो 50 की स्टोरी नहीं है। कोई कह रहा है कि महिला को छेड़ा गया था, कोई कह रहा था मेरी बुआ तो सामान लेने गई थी, कोई कह रहा है मेरा शहरी का सामान लेने गई थी, कोई कह रहा है कि साहब नहीं हमारा तो कोई मतलब नहीं था, पार्किंग की लड़ाई थी। अब देखिए, कोई कह रहा है गुब्बारे से तो कोई संबंध ही नहीं है। आप सोचिए, यही परिवार एक तरफ तो कह रहा है कि गुब्बारा लगा था इसलिए लड़ाई बढ़ी, एक तरफ कह रहा है कि नहीं, तरुण हमारे अपने साथ गुंडे लेकर के आया था और वो हमारे ऊपर, घर के ऊपर हमला करने आया था। मैं अभी 3-4 पॉइंट तो अभी नोट करा रहा हूं आपको। एक कह रहा है कि नहीं हमारा तो कोई संबंध ही नहीं था, पार्किंग की लड़ाई चल रही थी बहुत टाइम से, इसलिए हमारा ये सब झगड़ा बड़ा है और उसका बदला लेने के लिए और ये सब उन्होंने किया था, झगड़ा उन्होंने किया था। और एक और बात, हाँ मजे की बात देखिए, उसी में जो वीडियो जो जारी किया गया था उस महिला का, वो कह रही है कि नहीं तरुण की हत्या तो उसके भाई ने की है, क्योंकि उसके भाई ने हमारा आदमी समझ करके उसके सर पर लाठी मारी और उसकी मौत हो गई। अरे वाह, कमाल कर दिया, भाई ने भाई की हत्या कर दी और आरोप मुसलमानों पे लग गया। मतलब कुछ तो आंखों में शर्म होनी चाहिए। कम से कम स्क्रिप्ट ही बना रहे हो तो कम से कम ऐसी तो बना लो कि जिसे कोई चैलेंज ना कर सके, जिस पर कोई सवालिया निशान ना लगा सके, जिसको कोई झुठला ना सके। अरे भाई, अपने आका राहुल गांधी से ही कुछ सीख लो। अब इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये कि इसमें संविधान के नाम पर जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, अगर राजनेता सीधे तौर पर कहा जाए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए इसमें तरह तरह के इमोशनल वीडियोस बनाए जाते हैं। कहाँ गए, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, आज हम खतरे में हैं, आज मेरा बच्चा गायब है, वो कह रही है मेरा भाई गायब है। भाई, दिल्ली पुलिस कह रही है कोई गायब नहीं है, गिरफ्तार किया गया है, एक नाबालिग है, बकायदा उसको हिरासत में लिया गया है। जब ये सब खेल चल रहा था कि जब आरोपी परिवार को पीड़ित बनाने का जो खेल चल रहा है, मतलब इस घटना को कम से कम 15 दिन बीत गए। आप देखिए कि 5 तारीख की घटना हुई है और आज 21 तारीख हो गई, लगभग 15 दिन घटना को बीत जाते हैं, 15 से ज़्यादा बीत जाते हैं। लेकिन इस बीच जब ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि जब आरोपी परिवार को ही पीड़ित बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, इस बीच में एक ट्वीट निकल करके आता है सोशल मीडिया पर। मतलब सामान्य कोई व्यक्ति अगर टीका टिप्पणी करता है तो समझ में आता है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट निकल के आता है, और वो भी कितनी तारीख को? 19 मार्च को। घटना 5 मार्च को हुई है, 19 मार्च को वहां पर 4 मार्च को घटना हुई है, 19 मार्च को ट्वीट आता है। यानी कि 15 दिन राहुल गांधी तरुण की हत्या पर चुप रहे। और किस तरुण की हत्या पर? जो दलित परिवार से आता है। और उसी दलित परिवार के मतलब उसी दलितों की बात करते करते राहुल गांधी दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच गए थे। अभी बता रहा हूं मैं आपको, किसकी? काशीराम जी की जयंती मनाने के लिए। वहां पर उनके शान में 5 ट्वीट करते हैं, लिखते हैं दलित, वंचित, शोषितों के लिए जो काम करने वाले हैं मसीहा हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। किस बात की प्रेरणा भाई? यही प्रेरणा लेने के लिए गए थे कि तुम दिल्ली में अपने आवास से 20 किलोमीटर दूर
उत्तम नगर में तुम पीड़ित परिवार से मुलाकात करने तक नहीं गए। मुलाकात छोड़िए, उसके पक्ष में एक उसके हक में आवाज उठाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए तुमने एक ट्वीट तक नहीं किया। दलित परिवार की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दलित को साधने के लिए, दलितों की राजनीति करने के लिए ये लखनऊ पहुंच जाते हैं, वह दिखावा करने के लिए अपना ये असली चेहरा है कांग्रेस का। काशीराम के नाम पर वहां पर आप जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। यहां पर 19 तारीख को ट्वीट आता है, किसके पक्ष में आता है? आरोपियों के पक्ष में आता है, जिन्होंने हत्या की है। जिस मुस्लिम परिवार ने, जिन मुसलमानों की भीड़ ने जो हत्या की है, उनके पक्ष से ट्वीट आता है। ट्वीट का क्या आता है उसकी मैं पहली लाइन आपको बताता हूं। उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है। कौन सी कीमत चुकाई है भाई? उत्तम नगर के लोग कहां से आ गए इसमें? मतलब क्या जो हिंसा की थी, आपको नहीं पता हिंसा किसने की थी? हिंसा हिंदुओं ने की थी या मुसलमानों ने की थी? राहुल गांधी जी, हिंसा मुसलमानों ने की थी। उसकी कीमत तरुण के परिवार ने चुकाई है, दलित परिवार ने चुकाई है, वहां के हिंदू समाज ने चुकाई है, जो आज तक भाईचारा निभाता चला आया। उसकी बुआ ने हमसे बताया था, जब मैं ग्राउंड पे था, जो मुझसे बातचीत कर रहा था, उनकी बुआ ने बताया था, वो उसके जो आरोपी परिवार है, उस जो आरोपी लड़का है, उसके बाप को मौसाजी कहती थी। वो उसकी कीमत उसके परिवार ने चुकाई है, तरुण के परिवार ने। उनका आना जाना था, कोई भी घर पे फंक्शन होता था उनको बुलाते थे, शामिल करते थे। उसका सिला ये मिला तरुण के परिवार को, भाईचारा निभाने का सिला ये मिला। अरे कीमत तो उस पीड़ित परिवार ने के साथ में उस बहन ने चुकाई है, जिसने अपने तरुण के नाम पर तरुण जैसा भाई खोया है। उस मां ने चुकाई है, जिसने अपना जवान बेटा खोया है। और तुम कहते हो उत्तम नगर की कीमत चुकाई है। राहुल गांधी के ट्वीट की एक अगली लाइन सुनिए। उसके बाद वो लिखते हैं कि एक तरफ एक लड़के तरुण की जान चली गई। जान चली गई मतलब जान रखी हुई थी जो चली गई कहीं भी? मतलब उसके तरुण के गले में कोई रस्सी फंसी थी या कोई निवाला अटका था कि वो अटका और सांस नहीं आई और वो जान चली गई? या तरुण कोई करंट की चपेट में आया और जान चली गई? या तरुण को किसी कुत्ते ने या सांप ने काटा था कि जो जान चली गई? कुछ तो शर्म होनी चाहिए राहुल गांधी जी। जान नहीं गई, उसकी जान ली गई थी, मुसलमानों के द्वारा ली गई थी, जिहादियों के द्वारा ली गई थी, मुसलमानों की भीड़ ने ली थी। उसको लिंच किया गया था, उसको पीट पीट कर तब तक मारा गया था जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। आपके तो जान चली गई। अरे कुछ तो शर्म करो कम से कम। जिस संविधान की तुम दुहाई देते हो ना, उसी संविधान की धारा मतलब 103 के तहत उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर पुरानी आईपीसी धारा, नई आईपीसी धारा की अगर नई धारा समझ नहीं आ रही है, तो पुरानी आईपीसी की धारा जो 302 है ना, वो अब 103 हो गई है। उस 103 के तहत में उन आरोपियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। और तुम कहते हो जान चली गई है। मतलब जान में मतलब मौत होना और हत्या में मतलब कोई अंतर नहीं है राहुल गांधी जी। इसके बाद में पता राहुल गांधी क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में? आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि दूसरी ओर पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। किस बात का उत्पीड़न भाई? आरोपियों के परिवार को, आरोपी को सजा देना वो उत्पीड़न हो गया है। ये तुम्हारा संविधान है। मतलब ये वो राहुल गांधी हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि इस हिंदुस्तान का 85% जो हिंदू समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, वो इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखे राहुल गांधी को। ऐसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखेंगे? ऐसे इस 85% समाज का नेतृत्व करेंगे, बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व करेंगे? वो लिख रहे हैं कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पीड़ित आरोपी परिवार को जेल में डालना उत्पीड़न करना है, उनके अवैध घर पर बुलडोजर चलाना उत्पीड़न करना है, उनके जो आसपास के जो लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको हिरासत में लेना, उनके खिलाफ मुकदमा करना, मतलब पीड़ित उत्पीड़न करना है। मतलब पुलिस कर रही है तो उत्पीड़न कर रही है। और जो मुसलमानों ने किया तरुण के साथ, उसके परिवार के साथ किया, वो क्या था राहुल गांधी जी? आप कान खोलकर सुन लीजिए कि पीड़ित हिंदुओं की आंखों में जो आंसू है ना, वो मैंने देखे हैं। मैंने परिवार से बातचीत की है। उन दिल्ली के हिंदुओं और देश भर के हिंदुओं की आंखों में गुस्सा मैंने देखा है। उस आक्रोश सभा में मैं शामिल हुआ था, जो आक्रोश सभा संविधान के तहत में की गई थी। जो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए बहुसंख्यक समाज का, कि जिसने इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई त्वरित मतलब अपने हाथ में कानून नहीं लिया। उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। उन्होंने केवल चेतावनी दी है। चेतावनी मुसलमानों को नहीं दी है, चेतावनी इस दिल्ली प्रशासन को दी है, दिल्ली में बैठे सरकार को दी है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन उग्र होगा, यहां शांत नहीं होने वाला है। शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दूसरी तरफ मुसलमानों ने क्या किया था? कौन से संविधान की रक्षा की थी? कौन से संविधान के किस कानून के तहत में उन्होंने तरुण की हत्या कर दी?
इससे पहले उस मामले को देख लीजिए, चाहे तरुण का मामला हो चाहे सलीम का मामला हो, वो खुद ही व्यक्ति तय करते हैं, खुद ही जगह तय करते हैं और खुद ही गुनाह तय कर लेते हैं और खुद किसको सजा क्या देनी है वो भी खुद तय कर लेते हैं। तो आपको राहुल गांधी जी सोच समझ के बोलना चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट के मैं अगली लाइन और पढ़ता हूं आपको, वो क्या लिखते हैं, खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटियां सेकने का कोई भी फायदा मतलब उठा लेता है। राहुल गांधी जी कौन किसका फायदा उठा रहा है ये सबको पता है। वो याद है आपको, हाथरस वाला कांड याद है? हाथरस कांड में आप दिल्ली से दौड़ लगा करके गए थे 150-200 किलोमीटर दूर, और वहां क्या कहा था आपने, क्या आरोप लगाए गए थे कि जो दलित जो लड़की है उसका गैंगरेप किया गया है और उसकी हत्या की गई है। आप पुलिस की नहीं मानेंगे, आप समाज की नहीं मानेंगे, परिवार की नहीं मानेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, आप कोर्ट की तो सुनेंगे। कोर्ट ने उनको सबको बरी कर दिया और उसने कहा कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं था। ये आपके एजेंडे की पोल खोलने वाला है, ये आपके एजेंडे की परत खोलता है, आपका असली चेहरा दिखाता है। उनके अगली लाइन सुनिए अब आप, मैं पूरे ट्वीट के एक एक लाइन आपको मैं पढ़ करके बता रहा हूं। वो अगली लाइन में लिखते हैं, वो चाहते हैं, वो मतलब आरएसएस बीजेपी वाले, वो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान में ये उलझा रहे ताकि लोग यह ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक जो संप्रभुता को अमेरिका के हवाले को क्यों कर दिया है या क्यों मजबूर हैं आप। और वो आगे लिखते हैं कि इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगे जैसे हालत मतलब बनाए जा रहे हैं या खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि किसी बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है, जो कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। अरे भाई वो गई बात, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मोहब्बत का बाजार है, पता नहीं कौन सा भारत जोड़ो निकाला गया था। आपका असली चेहरा इस जनता ने देख लिया है और दिखाया है, परिणाम में दिखाया है। आपको 3 बार से जनता मुंह पर तमाशे मार रही है, आपके दिखा रही है परिणाम में। मैं नहीं बता रहा हूं, ये देश की जनता बता रही है। एकता तोड़ने की बात कर रहे हो, देश में सबसे पहले जो जाति का जो ढिंढोरा पीटा था ना देश में, वो आपने देखा था। हिंदुओं में जाति पूछने का जो ट्रेंड चलाया ना, वो आपने, राहुल गांधी ने चलाया। राहुल गांधी जी आपने चलाया था, वो आपने चलाया था। फैक्ट्री में जाकर के वहां मजदूरों से क्या पूछते हो आप लोग, वहां के कामगारों से क्या पूछते हो, आपकी जाति क्या है, ये आपने पूछा? कोई नहीं पूछता है। यूनिवर्सिटी में जाकर के, जहां आप कहते हो, जहां आप यूजीसी पर जो आपने हो हंगामा किया कि यहां जातियों में बांटा जा रहा है, आपने डीयू में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के बच्चों से पूछा था, उनकी जाति आपने पूछी थी। लेकिन यहीं जब दिल्ली में ही एक दलित परिवार की जब तरुण की हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग कर दी जाती है, तब आपको वो दलित परिवार याद नहीं आता है, तब आप नहीं ध्यान देते हैं कि किस जाति समाज से वो आने वाला है। क्यों? इसका भी रीजन सुन लीजिए। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि दीन के पक्के मुसलमान, दीन और जो अपने मजहब के जो पक्के होते हैं ना, उन मुसलमानों ने उनको हत्या की थी तरुण की, केवल इसलिए। तब आपको दलित दिखाई नहीं देता है, तब तो आपको एक शब्द बोलने में आपके मुंह में दही जम जाती है। बहरहाल मतलब कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आज की मुस्लिम लीग है। इन सब के बीच में जो गुस्साए लोग हैं वो आक्रोश सभा करते हैं, विशाल आक्रोश सभा करते हैं। उसमें वो अपनी गुस्से का इजहार करते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस के सामने करते हैं। उनका गुस्सा जायज है भाई, वो नाजायज नहीं हो सकता है। उन्होंने कोई आग नहीं लगाई है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है। वो शांति तरीके से वहां गए हैं, एक स्थान पर खड़े हुए हैं, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है तरुण के और उनके परिवार को सांत्वना दी है मिलकर के। उसके बाद में वो हत्यारोपियों के खिलाफ में कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये कहना कि ये लोग हमारी ईद नहीं मनाने दे रहे हैं। ईद क्यों मनानी भाई? आपको अभी भी ईद मनाने की पड़ी है। एक तरफ तो मुसलमानों का एक तबका क्या कह रहा है, खामनेई की हत्या हुई है इसलिए हम इस बार भारत में ईद नहीं मनाएंगे, और एक तरफ दिल्ली के उत्तम नगर में वही मुसलमान क्या कह रहा है, नहीं जी हमें ईद नहीं मनाने दे रहे हैं। मतलब आपको ईद की याद आ रही है भाई। गांव में अगर एक युवक की हत्या हो जाती है ना, वो किसी जाति समुदाय छोड़ दीजिए, पूरे गांव में अगर एक जवान युवक की हत्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है, कैसे भी मौत हो जाती है, दुखद मौत हो जाती है, पूरे गांव में चूल्हे नहीं जलते हैं, पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। हर किसी की जुबान पर बस ओम शांति का नाम होता है, भगवान से प्रार्थना की बात होती है, उस परिवार को सांत्वना देने की बात होती है। पूरे गांव में चूल्हे नहीं जलते हैं, एक दिन नहीं कई दिन निकल जाते हैं ये चूल्हे नहीं जलते हैं। और आप कह रहे हो कि हमें जश्न मनाना है ईद का, और उस गली में कि जहां पर तरुण की हत्या की गई हो,
अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो आपको तो वहां पर शरीक होना चाहिए, उस दुख में शामिल होना चाहिए, उस परिवार के साथ बैठना चाहिए आपको कि हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे। क्यों मनाना भाई ईद? इसलिए मनाने के आप वहां पर चिढ़ा सकें कि हमने अपने जिहाद के लिए अपना एक उसकी जान ले ली, बेहतर हुए पाने के लिए आपने एक अपने उसको काफिर मानते हुए तरुण की जान ले ली, इसलिए ईद मनानी वहां पर? ईद तो नहीं मनेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां का गुस्सा है, गुस्सा जो गुस्से में बैठा हुआ हिंदू समाज है वो कह रहा है ईद तो नहीं मनेगी। पुलिस तैनात है लेकिन कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा, ये बात भी सच है, यहाँ कानून का राज चलता है। लेकिन आज ये वही गैंग है जो हत्यारोपियों को जो मुसलमान हैं उनको जो पीड़ित साबित करने में लगा हुआ है। अरे जब आपको इतना ही डर लग रहा है, आज ये 15 मिनट वाले हैं जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बस कुछ लोगों ने चंद लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने बस इतना कहा था कि अब ईद नहीं होली मनेगी, ईद पर होली मनेगी। गलियां गायब, सन्नाटा पसरा हुआ है। अरे भाई जब इतना ही डर है तो क्यों तरुण की हत्या की गई थी? और जब इतना ही बहादुर हो 15 मिनट पुलिस से हटाने की बात करते हो तो आज क्यों इतना भय का माहौल बना हुआ है? तो आपने सुना, ये पूरा सच है कि जब आरोपी परिवार को आज पीड़ित बनाने की कोशिश की जा रही है और यही देश की राजनीति है। हिंदुओं को सामने आना होगा, न्याय की बात करनी होगी, मुसलमानों को जवाब देना होगा, खासतौर पर ऐसे जिहादियों को कि जिन्होंने एक दिन दहाड़े सरेराह तरुण की हत्या करके जो संदेश देने की जो कोशिश की थी उसमें उनमें भय का माहौल होना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, ये उस पिछले लगातार 10 दिनों से हम वहाँ जो जा रहे हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये वो अनुभव है। अब आपको तय करना है कि आखिर उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, और ये उन मुसलमानों को भी तय करना है कि वह कैसे इस गम के माहौल में खुशी का त्यौहार मना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे थे ऑप इंडिया। धन्यवाद।